नेट पे जो तुम्हें अमेज़न से पैसा कमाने के तरीके बता रहा है ना, वो तुम्हें तरीके बता रहा है, खुद कमा रहा है। नहीं है बात, मेरा ख्याल है, क्योंकि तुम जब उसकी वीडियो देखते हो तो वो खुद वो तरीका इख्तियार नहीं करता अमेज़न से, वो सिर्फ क्लिप बना बना के पैसा कमाने के तरीके बताने के पैसे कमा रहा होता है। नहीं आई तो इसलिए अमेज़न से पैसे कमाने के बजाय बेहतर है अमेज़न से पैसे कमाने के तरीके बता के पैसा कमाओ। बहुत गहरी बात की इन लोगों की समझ में नहीं आई है। दोबारा बता दो। देखो, एक तो होता है अमेज़न से पैसा कमाना, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, कंपनियों से आपको कमीशन पे जो है ना लेना पड़ेगा। आपकी प्रोडक्ट में वहां बिकवाना चाहता हूँ, वो तो मुश्किल से मिलते हैं, इतने आसानी से नहीं मिलता। तो आप पता नहीं कमीशन एजेंट बन के कमा सको ना कमा सको, लेकिन बेहतर ये कि आप बजाय अमेज़न से पैसा कमाने के, आप अमेज़न से पैसा कमाने का तरीका बताना शुरू कर दो। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। तरीका बताने के पैसे ज्यादा मिलेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, आपके ऐड चलेंगे, उस पे लोग देखेंगे, सब आपकी तरफ आ जाएंगे, यार ये पैसा कमाने का तरीका जानता है। जब आपसे कोई पूछेगा आप कैसे कमा रहे हो, आप भी इस तरीके से कमा रहे हो, कह रहे नहीं मैं बता के कमा रहा हूँ। यार इन लोगों को समझ में बात आती है। दोबारा आसान, एक होता है पकोड़े बना के बेच के पैसे कमाना, ये बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो? पकोड़े बना के उसको बेचना, इसके लिए कुकिंग ऑयल चाहिए, दुकान चाहिए, मजदूर चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, बेसन चाहिए, कुकिंग ऑयल चाहिए, पुलिस वालों के भत्ते चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। उसके बाद कस्टमर भी चाहिए। हो सकता है आपका पकोड़ा ना बिके, आसान तरीके पकोड़े बनाने का तरीका बताओ और लोगों को बताओ पकोड़े में बड़ा पैसा है, ये बताते रहो। लोग आपका चैनल देखते रहेंगे और आपके पास, चाहे वो उनका पकोड़ा आपका बेड़ा ही गर्क हो जाए, वो दुकानें खोल खोल के बैठे होंगे, बोलेंगे यार हमारे पास तो कोई कस्टमर आ नहीं रहा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। इसलिए यूट्यूब पे अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं। कुछ तरीके बता रहे होते हैं वो जेन्युइन तरीके होते हैं, कुछ तरीके जो बता रहे होते हैं जेन्युइन नहीं होते। वो सिर्फ तरीका बताने के, उनको पता है पैसे मिलेंगे, लेकिन वो तरीके मार्केट में चलते नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं कह रहा सारे फ्रॉडी हैं, दोनों तरह के लोग समझते हो नहीं बात को। तो मैं जल्दी से बात को समेटता हूं। तो मेरे भाई, आपने क्या किया कि आपने हदफ बना लिया दौलत को, मैं पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। तो मैं वो चाइनीज की मिसाल दे रहा था कि अरबों रुपए कमा लेते हैं। मौत तो एक हकीकत है ना भाई, उससे कोई जान छुड़ा सकता है? ऐसे सेकंडों में इंसान मरता है, पता ही नहीं। कितने ही नुस्खे इस्तेमाल कर लो भाई सेहत के, एंटी एजिंग चीजें खा लो, बादाम खा लो, अखरोट खा लो, देसी घी खा लो, तो क्या आप बच जाओगे? बैठे बैठे मर जाता है आदमी। मौत के बाद असबाब ऐसे हैं जो डॉक्टरों को भी पता नहीं है। डॉक्टर खुद एतराफ करते हैं भाई बैठे बैठे भी बंदा मर सकता है। मेरे पास एक हार्ट स्पेशलिस्ट आए मिलने के लिए, मैंने उनसे हार्ट के बारे में मालूमात लेना शुरू कर दी। उन्होंने बताया जी ऐसे होता है, यूं होता है, जब हम पराठे ज्यादा फोड़ते हैं तो चर्बी बनना शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है, रगें तंग होती हैं, वगैरह वगैरह। मैंने कहा अगर इंसान एहतियात बरतना शुरू कर दे तो क्या कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा? जॉगिंग भी करे, जिम भी जाए, खाए कम, मीठा छोड़ दे, ऑयल छोड़ दे, जबरदस्त खिचड़ी और इन चीजों पे आ जाए, तो क्या आप गारंटी है कि हार्ट अटैक नहीं होगा? डॉक्टर साहब ने कहा कोई गारंटी बोलो नहीं है। मैंने कहा फिर क्या फायदा? उन्होंने कहा चांस कम हो जाएंगे, चांस हार्ट अटैक के कम हो जाएंगे, लेकिन जीरो बोलो नहीं होंगे। मैंने कहा क्यों जीरो नहीं होंगे भाई, जब उसके कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बन रहा, रगें भी खुली हुई हैं। क्या ख्याल है भाईजान? अबे सारे हार्ट की रगें भी खुली हुई हैं, दिल भी सेहतमंद है, तो अटैक क्यों हो रहा है फिर? उन्होंने कहा बात ये मेरे भाई, हमारे दिमाग से करंट जाता है कहाँ? हार्ट की तरफ। वो करंट जाता है, जैसे मोटर को करंट मिलता है, पावर मिलती है, तो मोटर क्या करती है? घूमती है और पानी आता है। तो ऐसे ही हमारे दिमाग से करंट जाता है हार्ट की तरफ। वो करंट जब जाता है तो हार्ट क्या करता है? चलता है। बाज़ दफा वो करंट जाता ही नहीं है, जैसे फ्यूज उड़ गया ना बंदे का। अबे आपने पावर लगाई और करंट आया, मोटर चली, मोटर घूमेगी, आगे पाइप में काइयां हैं तो पाइप फट जाएगा ना, पाइप के सुराख ही तंग हो गया, आगे जगह ही नहीं है तो मोटर जल जाएगी। तो दिल भी ऐसे ही करता है, रगों में जब तंगी पैदा हो जाती है, आगे खून को पंपिंग के लिए जगह नहीं मिलती, तो वो खून वापस रिवर्स मारता है और दिल क्या हो जाता है? दिल में दर्द होता है, जो भी होता है वो अल्लाह ही जाने। लेकिन बाज़ दफा क्या होता है भाई, लाइट ही चली गई, मोटर आपने रिपेयर करवाई, मोटर की सर्विस करवा दी आपने, पाइप नया वाला लाके डाल दिया, सब कुछ कर दिया, पीछे से लाइट क्या हो गई? हमारे यहाँ तो ये होता रहता है। यानी ये मिसाल तो हमारे यहाँ KESC वाले पीछे से बटन क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो मोटर सही होने के बावजूद भी पानी आता है फिर उसमें। तो दिमाग दिल के साथ भी ऐसा होता है। बाज़ दफा क्या होता है, ये अंग्रेजों के साथ भी होता है। आपने बड़े बड़े फुटबॉलर देखे होंगे, ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई है। फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेलने वाले का दिल कितना सेहतमंद होता है पता है आपको? कमजोर दिल वाला फुटबॉल नहीं खेल सकता। अगर कमजोर दिल वाला फुटबॉल खेले तो वो फुटबॉल बन जाएगा। कमजोर दिल वाला खेल ही नहीं सकता फुटबॉल, इतना टफ खेल है। लेकिन आपने फुटबॉलर्स को देखा होगा,
मैदान में खड़े खड़े हार्ट अटैक से गिर के मर जाता। देखा कि नहीं देखा? तो भाई क्या है कि वो जो दिमाग से करंट आ रहा है वो थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, डिस्कनेक्ट। अल्लाह मियां ने क्या कर दिया ऊपर से, अल्लाह मियां का भी तो एक इदारा है ना जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, बिजली देता है हमें, वो ऊपर से अल्लाह मियां ने क्या कर दिया, स्विच ऑफ। बैठे बैठे बंदा कल्टी, बड़ी सेहतमंद ग़िज़ाएं खा रहा था, रोजाना लहसुन फांक रहा था, सही है ना, लेकिन क्या हो गया, तो कल्टी बोलने में कुछ जा रहा है कि आप कल्टी नहीं होगे इस तरह कहने से। जब कल्टी होना होगा ना खुद ही हो जाओगे, डरो मत। मौत से डरे ना तो पहले मर जाओगे, तैयार रहो मरने के लिए। किसी भी वक्त कोई भी किसी टाइम पे मार्केट से शार्ट हो सकता है। ये दिमाग से निकाल दो कि मैं नहीं मरूंगा जल्दी। दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ हुआ है जो ये समझते हैं कि ये बेवकूफ थे जो मर के चले गए कब्रिस्तान में भरे हुए, मैं तो अपना टाइम पूरा करके जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। तो अब मैं आपको चंद एक मिसालें देता हूँ डॉक्टरों की, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई हम किस चीज से दिल लगा रहे हैं, कितने बड़े बेवकूफ हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है हमारे। तो डॉक्टरों की मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि कुरान और सुन्नत की मिसालें तो सुनते रहते हैं ना, उन पे तो यकीन नहीं आता, इसमें डॉक्टरों की मिसालें दे रहा हूँ। तो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक नहीं कई डॉक्टरों से पूछा है, कहते हैं भाई बगैर किसी वजह के भी हार्ट अटैक हो सकता है, बैठे बैठे टैं, कोई वजह नहीं है, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, जिम भी जा रहे हो, सारी सेहतमंद खुराकें, फिर भी मर सकता है। लेकिन चांस कम होता है मगर होता है, खत्म नहीं होता चांस। दूसरा बड़ी बीमारी क्या है, शुगर है कि नहीं है? शुगर से भी लोग मरते हैं, गुर्दे बैठ जाते हैं, बिनाई चली जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। शुगर तो हर जगह जाके अटैक करती है। गुर्दे गए तो डायलिसिस पे आ गए, डॉक्टर खुद बता देते हैं इतने दिन तक आपकी जिंदगी। अब शुगर के लिए कितने सारे शुगर स्पेशलिस्ट जो है ना बड़े बड़े, उनसे मैंने राब्ता किया, मैंने कहा भाई शुगर से कैसे बचा जा सकता है? उन्होंने कहा वेट नहीं बढ़ने दो, ये करो, वही जो सेहतमंद खुराकें और बादाम पिस्ते और अखरोट और ऑर्गेनिक चीजें, सारे डॉक्टर यही बताते हैं, भागो दौड़ो एक्सरसाइज करो। डॉक्टर साहब क्या ये सारे काम करने के बाद गारंटी है शुगर नहीं होगी? शुगर के स्पेशलिस्ट बोलेगा गारंटी मेरे भाई, बोलो ना नहीं है। अबे फिर क्या, मैं वो वाकया बता दो लेकिन अभी नहीं बताऊंगा वो वाकया, फिर भी गारंटी नहीं है। वजह क्या है भाई? नहीं भाई कुछ पता नहीं होता किसी भी चीज की, मौरूसी होती है, आपके बाप दादा नाना परदादा में किसी को हुई होगी, आपको हो गई। गारंटी डॉक्टर किसी चीज की नहीं लेता। गारंटी फ्रिज की ली जा सकती है, गाड़ी की ली जा सकती है, बहुत सारी चीजों की। इंसान की जो बॉडी है उसकी गारंटी है ही नहीं। इम्कान होता है कि ये जल्दी नहीं मरेगा, ये जल्दी मर जाएगा, इम्कान की हद तक, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं हम कैंसर के स्पेशलिस्ट, कितने लोगों को कैंसर होता है ना। कैंसर के स्पेशलिस्ट से मेरी कई दफा मुलाकात हुई, और वो स्पेशलिस्ट भी मामूली स्पेशलिस्ट नहीं है, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट को पढ़ाते हैं, यानी स्पेशलाइजेशन करवाते हैं कैंसर में। और यूरोप के एक दफा मुलाकात के लिए आए, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप जो मुझसे पूछने के लिए आए हो बाद में पूछना, पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ। कैंसर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये मैं सेहत पे आपको रिपोर्टें पेश नहीं कर रहा, आपके मुफ्ती साहब क्या शुगर कैंसर, और ये तो डॉक्टरों का काम है भाई, ये डॉक्टरों से पूछो। मैं तो आपको मेडिकल साइंस की रिपोर्टों से इबरत दिला रहा हूँ कि अल्लाह रसूल की बातों से इबरत नहीं होती, डॉक्टरों से ही पूछ लो इबरत हो जाएगी। ये दुनिया दिल लगाने की जगह बोलो नहीं है, ये 4 शादियों की जगह है ताकि दिल लगे ही नहीं यहाँ। 4 शादियों से भी मुसाफिर खाने का एहसास पैदा होता है, पता है आप? लोग समझते हैं 4 शादियां ये दुनिया की मोहब्बत की अलामत है, हकीकत है दुनिया के मुसाफिर खाना समझने की अलामत है। 4 शादियों वाले का कोई घर होता ही नहीं है, एक दिन यहाँ तो दूसरे दिन वहां, फिर तीसरे दिन वहां, चौथे दिन वहां। एक साहब ने मुझसे कहा ना, मैंने वो बड़ा लतीफा हिट हुआ था, मेरी 2 घर वाले थे, तो मैं एक गुलशन इकबाल में, एक हॉक्सबी रोड की तरफ, इतना फासला था ना, तो एक स्टेट एजेंट थे मेरे दोस्त, मैं एक दिन यहाँ तो दूसरे दिन बस में बैठ के जाता था मैं, वो हॉक्सबी कितना दूर 1.5 घंटा लगता था। उन्होंने कहा मुझे आप पे बहुत तरस आता है, एक दिन यहाँ अगले दिन वो उधर, कहते ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट घाट, कोई ठिकाना ही नहीं है। मैंने कहा तरस मुझे आप पे आता है, एक दिन वहां, दूसरे दिन भी वहां, तीसरे दिन भी वहां, 10 साल हो गए वहां, 15 साल हो गए वहां। हमने कहा हम तो एक दिन यहाँ तो दूसरे दिन कहाँ है वहां। फिर मैंने उनको बताया कि दुनिया मुसाफिर खाना है, इसमें मुसलमान का कोई ठिकाना नहीं। ये घर वर की मोहब्बतें, चारपाइयों से, पलंगों से, दीवारों से, ये उन लोगों का काम है भाई जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं। हमारा तो कोई पलंग ही नहीं है, पता नहीं होता आज कहाँ सोने हैं, रिपोर्ट आ जाती है आज फला जगह की बारी है। चल भाई मुसलमान का कोई घर दरो दीवार ईंटें बोलो नहीं होती, ईंटों से मोहब्बत, पलंगों से मोहब्बत, बिस्तरों से मोहब्बत, ये उन लोगों का काम नहीं है जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हैं। आपको पता है 2 पैगंबरों ने अपनी कौम को ये नसीहत की थी, सालेह अलैहिस्सलाम ने भी, हूद अलैहिस्सलाम ने भी। हूद अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? वतत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, तुम ऐसे घर बनाते हो जैसे तुमने हमेशा रहना है इसमें। हालांकि अपने पैसों से घर बना रहे थे, के पैसों से नहीं बना रहे थे। सवाल पैदा होता है भाई जब अपने पैसों से, हलाल के पैसों से घर बना रहे हैं तो पैगंबर को इस पे इतराज क्यों है? क्या घर ना बनाए? अब फिर यहां से मेरा आपका इख्तलाफ क्या हो गया शुरू, इख्तलाफी मसाइल छेड़ देते हैं मुफ्ती साहब। जब मैंने, मेरा ये क्लिप चलता है ना, जाती घर कोई इतनी बड़ी
कोई जरूरत नहीं है, तो लोग फिर बहुत इतराज करते हैं। मैंने घर बनाने से मना नहीं किया भाई, बार बार कहता हूँ, अगर बहुत आमदन है तो बनाओ, ज्यादा आमदन नहीं है तो मत बनाओ, खाने पीने पे जोर लगाओ फिर ज्यादा। बहुत अल्लाह ने दे दिया पैसा तो ठीक है बना लो, और वो भी इतना बड़ा, इतना बंगला, इतना खूबसूरत, ये बेवकूफों के काम। तो मैं आपको गुनहगार नहीं समझता ज्यादा मजबूत घर बनाने पर, बेवकूफ और अहमक समझता हूँ। यानी टांगे कब्र में लटकी हुई हैं, पता है 10-20 साल के बाद मर जाना है, और अरबों रुपए फूंक दिए बंगला बनाने पर, तो बेवकूफ नहीं तो और किसे बेवकूफ कहते हैं मेरे भाई। शुगर का स्पेशलिस्ट कह रहा है कोई शुगर की गारंटी नहीं है, कैंसर का स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कैंसर की गारंटी नहीं है, हार्ट डिसीज के कभी भी मर सकता है, फिर अरबों रुपए फूंक दिए किसमें, सरिये और दीवारों में। इट इज कॉल्ड हमाकत। इसको क्या बोलते हैं? किसी भी अक्लमंद से पूछोगे बोलेगा भाई ये बेवकूफी ही है। तो हूद अलैहिस्सलाम ने कौम से क्या फरमाया? तत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून। अपने पैसों से, हलाल के पैसों से बना रहे हो, घर बना रहे हो, घर बनाने पे हमें एतराज नहीं है, इतने मजबूत बनाते हो जैसे तुमने हमेशा रहना है यहाँ पे। हालांकि उस कौम की उम्रें हमारी उम्रों से बहुत ज्यादा थी, उनकी हड्डियों में कैल्शियम हमारी हड्डियों में कैल्शियम से ज्यादा था, उनकी हड्डियों में सरिया बहरिया टाउन में बनने वाले बंगले की बुनियादों में सरिये से ज्यादा था। उसके बावजूद पैगंबर उनसे कह रहे हैं तुम ऐसे घर बनाते हो जैसे तुमने यहाँ से निकलना है ही नहीं, मुसाफिर खाना है भाई, इतना लिफ्ट कराओ इस दुनिया को जितना यहाँ रहना है। सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से यही कहा। सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? वतनहितून मिनल जिबाली बुयूतन फारिहीन। चट्टानों को तराशते हो और अंदर बंगले खड़े कर देते हो। कितनी मेहनत लगती है चट्टानों को तराश के बंगला बनाने में भाई, उम्रें बीत जाती होंगी तो, और सदियों तक वो घर अभी भी निशानात हैं। मैं तुर्की गया हूँ ना, तुर्की के बॉर्डर पे, वहां आप देखेंगे गारों के अंदर पूरे महल बने हुए हैं। अगर उनको पता होता ना कि ये व्लॉगिंग के काम आएंगे हमारे महल, हमारे मरने के बाद, तो शायद वो इतनी मेहनत ना करते। कहते हम तो अपने लिए बना रहे हैं। 50-50 साल लग जाते होंगे उस महल को तैयार करने में। जिंदगी में कितने साल रह जाते हैं? 20-30 साल रह जाते हैं। कहते हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो बच्चों के लिए आप प्रॉपर्टी लेके डाल दो, अगर अल्लाह ने बहुत पैसा दिया, या घर लेके डाल दो, लेकिन ये जहन में रखो कि जब ये बड़े होंगे ना, ये यहाँ रहेंगे नहीं। अगर बच्चे माँ बाप के घर में रहते ना, तो हम सब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के घर में रह रहे होते। क्या ख्याल है? नहीं यारी बात, मेरा ख्याल है ऊपर से गुजरना शुरू हो गई। आदम अलैहिस्सलाम ने भी सोचा होगा घर बनाऊं अपने बच्चों के लिए, सारे यहाँ पर होते होते ना ना ना, बच्चे जैसे जैसे बड़े हुए मार्केट से शॉर्ट होते गए। मेरे वालिद साहब ने घर बनाया हमारे लिए, हम तो नहीं रह रहे भाई उसमें। कौन रहता है भाई? सब कोई जॉब होती है, कोई कहाँ चला जाता है, कोई किधर चला जाता है, तो इतनी टेंशन ना लो। बच्चा के लिए अल्लाह ने वसाइल दिए तो छोड़ के जाओ, लेकिन ये जहन में रखो बच्चा 2 हाथ और 2 पांव लेके आता है। अल्लाह ने कुछ उसको भी कहा है कि तू भी कुछ हाथ पांव मारेगा, लिहाजा बच्चों की ज्यादा टेंशन लेके वक्त से पहले कब्र में मत जाओ। तवक्कुल करो, अल्लाह पे एतमाद करो। ये 2 हाथ और 2 अदद पांव लेकर आया है, बगैर हाथ पांव के नहीं आ गया। ये 2 हाथ और 2 पांव अल्लाह ने पेट एक दिया है, और 2 हाथ में 10 पेटों को भरने की सलाहियत दी है। समझते हो? ये कमा ज्यादा सकता है, जितना खाएगा उससे 10 आदमियों का ज्यादा कमाएगा। ये बच्चों में स्किल्स पैदा करने की कोशिश करो, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश ना करो। और मैंने देखा है जिन लोगों ने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी जायदादें छोड़कर गए हैं, बच्चों में कोई स्किल्स तो थी नहीं, कमाने का कोई तरीका तो आता नहीं था, वो सारे करोड़ रुपए बच्चे बर्बाद करके फिर जीरो होके बैठ जाते हैं। इसलिए बच्चों में कोई काबिलियत पैदा करो, उसको ज्यादा फोकस करो। आप दौलत जमा करने को ज्यादा क्या कर रहे हो? फोकस कर रहे हो। और बच्चा बालिग हो जाए ना, पढ़ाई से ज्यादा कारोबार की फिक्र करो उसकी। पढ़ाई में आजकल कुछ नहीं रखा हुआ। पढ़ाना है तो घर में होम स्कूलिंग में पढ़ाओ। कुछ ये अलग से टॉपिक है, इसके तो बहुत कुछ बोलने का है। तो मुसलमान तो हमेशा तिजारत किया करते थे भाई। जो तिजारत में नहीं चल रहा उसको बोलो तू कमाऊ पूत बनेगा, ठीक है, तू जॉब करेगा जाके। असल तो मुसलमानों का काम क्या है? बोलो ना, बिजनेस है। साहबा ने सबने तिजारत की है। तो अंग्रेज के आने से पहले हम तो सारे बाप दादे बिजनेस करते थे, जमींदारी और बिजनेस। तो अंग्रेज को दफ्तरों के लिए मुलाजिम चाहिए थे, हम लोगों को उसने बूट पॉलिश पे और कलर बना के बैठा दिया। और अगर जॉब करनी है तो वो जॉब करो जिसमें जिसका कोई विजन हो, यानी किसी इदारे जिसका कोई बड़ा विजन हो, उस इदारे में जॉब करो, ताकि आपकी इस जॉब से इंसानियत को फायदा हो। मिसाल के तौर पर आप गुटखा कंपनी में जॉब कर रहे हो, उसका क्या फायदा है यार? पेप्सी में जॉब कर रहे हो, उसका क्या फायदा? लोगों को पेप्सी पिला के क्या मिलेगा आपको? टीचर बन जाओ किसी यूनिवर्सिटी में, उसमें आप लोगों को क्या कर सकते हो? गाइड। आप किसी मदरसे में उस्ताद बन जाओ, वहां आप क्या करोगे? लोगों को दीन सिखाओगे। इस तरह की जो जॉब है, फौज में चले जाओ इस नियत से कि बॉर्डर की हिफाजत करूंगा, इस तरह की जो जॉब्स हैं वो तो मुसलमान को करनी चाहिए। बाकी जो आजकल जिस किस्म की जॉब्स हो रही हैं, वो कोई इस्लाम उसको नहीं वो ज्यादा अहमियत देता। खैर, तो वो जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे उन्होंने क्या कहा? कैंसर के स्पेशलिस्ट तक पहुंचा था मैं। 3 हो गए ना, एक हार्ट हो गया, एक गुर्दे की कोई शुगर की गारंटी नहीं है, दूसरा आपके दिल की कोई गारंटी नहीं है, तीसरा हो गया कैंसर। बहुत से लोग किससे मरते हैं मेरे भाई? बोलते क्यों नहीं? कैंसर से। तो कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब जरा बताएं, आजकल कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, इससे कौन से असबाब ऐसे हैं जिनको हम इख्तियार करेंगे तो कैंसर से
से बचेंगे। उन्होंने बताया भाई सबसे ज्यादा जो चीज कैंसर का जरिया बनती है मोटापा। क्या चीज बनती है बोलो ना? आप जितना खा रहे हैं आपकी एनर्जी उतनी यूटिलाइज नहीं हो रही, इस्तेमाल नहीं हो रही। इनपुट ज्यादा है, आउटपुट क्या है? कम है। इनपुट 3-3 पराठे हैं, आउटपुट क्या है? दफ्तर में बैठ के कीबोर्ड से लव लेटर लिख रहे हैं, इसके अलावा या फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो 2 उंगलियां चलाने के लिए 2-3 पराठों की बिल्कुल भी जरूरत बोलो नहीं है। सब यही कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं। हो सकता है मैं भी है, मैं कोई बहुत कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई, आप समझ रहे हैं मुझसे, आप पता नहीं शायद 2 निवाले सुबह खजूर के चख लेते होंगे। हम सब इस बीमारी में मुब्तला हैं। हमारी मेहनत कम है और खुराकें क्या है बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा वजन नहीं बढ़ने दो मेरे भाई, खास तौर पे 40 साल के बाद किसी कीमत पे वजन बोलो नहीं बढ़ने दो। मीठा क्या करो मेरे भाई 40 साल के बाद, खासतौर पे जो चीनी है इसको क्या कर दो? छोड़ दो। अच्छा मैंने कहा भाई सिगरेट, हाँ मैंने कहा और क्या? उन्होंने कहा गुटखा, गुटके से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, तंबाकू से। मैंने तो अपनी खुद जिंदगी में इतने कैंसर के गुटके वाले देख लिए। और क्या होता है भाई? और उन्होंने कहा कि ये होता है कि जी आप सिगरेट पीते हैं तो उससे क्या होता है बोलो ना, बता दो अपनी ज़बान। कैंसर का इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने कहा अच्छा सिगरेट भी एक बंदा नहीं पी रहा, गुटखा भी नहीं खा रहा, पान भी नहीं खा रहा, वजन भी उसका क्या है फिट फाट, जॉगिंग करता है, जिम जाता है, खुराकों पे कंट्रोल है। डॉक्टर साहब गारंटी लेते हो कैंसर नहीं होगा? आपको सुन के रोना आएगा। इतना कुछ करने के बाद ना वो कहते हैं गारंटी, फिर भी सब कुछ सही आ रहा हो फिर भी हो जाता है। वो मुझे फिर लतीफा याद आता है, सुनाई देता हूं। इतना कुछ करने के बाद भी अब आदमी इतनी मेहनत करे तो डॉक्टर साहब गारंटी दो ना कैंसर नहीं होगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कैंसर फिर भी हो सकता है। वो मुझे लतीफा याद आ जाता है। ऐसे मौके पे एक आदमी अपनी बीवी की कभी तारीफ नहीं करता था, उसको अच्छी नहीं लगती थी। तो एक दिन बीवी ने कहा कि भाई थोड़ा सा आज मैं मेकअप करती हूँ, कुछ साड़ी अच्छी पहनती हूँ, कुछ चूड़ियां वूड़ियां, बड़ा जबरदस्त ज़ीनत इख्तियार की ना। अपने शोहर से कहा बताइए ये मेरी चूड़ियां कैसी लग रही है? हाँ शोहर ने जब देखा ना बेगम को से कहा यार आज तो बड़ी खूबसूरत चूड़ियां पहनी हुई है। कहती थैंक यू जी, आज तो बेगम बड़ा टाइट मेकअप लगाया हुआ है, थैंक यू जी। आज तो तुमने साड़ी भी बड़ी खानदानी पहनी हुई है, बड़ी बेगम खुश हो रही है ना, थैंक यू जी। अच्छी फिर भी नहीं लग रही है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी तुमने पहनी हुई है मगर तुम अच्छी बोलो फिर भी नहीं। हमारे एक दोस्त है उसको रंगीन टोपियां पहनने का शौक था जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, कलरफुल टोपियां। मुझे ये था कि टोपी पहननी है तो ये सादा चाइना वाली। उनको शौक था नीली पीली ना पत्तियां लगी हुई उसमें, तो बड़ी चमकदार किस्म की टोपियां खरीद के, मेरे क्लास फेलो बयान भी सुनते हैं। एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार ये तुम क्या नीली पीली पहन रहे हो? कह रहे यार अच्छी नहीं लग रही टोपी। मैंने कहा देखो टोपी का अच्छा लगना काफी नहीं है, टोपी पहन के बंदा भी अच्छा लगे। ये टोपी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे पहन के बंदा अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा आप क्या करो चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां तो खूबसूरत होंगी लेकिन बंदा पहन के अच्छा लगेगा चूड़ियां पहन के। एक बड़ा खूबसूरत सा दुपट्टा है उसमें वो पीको शीको हुआ है, दुपट्टा तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन वो जब आदमी पहनेगा तो अच्छा लगेगा। तो हर अच्छी चीज इस्तेमाल के बाद वो चीज तो अच्छी होती है, जरूरी नहीं कि बंदा भी अच्छा लगना शुरू कर दे वो। तो उस आदमी ने अपनी बेगम की हर चीज की तारीफ की, आखिर कहा अच्छी तू फिर भी, ये सारी चीजें अच्छी है मगर तू अच्छी नहीं लगी। तो डॉक्टर साहब की उस बात से ना मुझे लतीफा याद आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब उसने सिगरेट भी छोड़ दी, गुटखा भी छोड़ दिया, पान भी छोड़ दिया, एक्सरसाइज भी कर ली, खुराक पे कंट्रोल भी कर लिया, कैंसर से बचने की गारंटी फिर भी नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप एहतियातें ना करें, चांसेस बहरहाल कम हो जाते हैं। जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें तो शुगर कभी चांस है कि 90% शुगर भी होगी, कैंसर भी होगा, ब्लड प्रेशर भी होगा, अटैक से भी मरोगे। जो नहीं मरे अब तक उन पे हैरान हो ये मरे क्यों नहीं अभी तक। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप एहतियात ना करें, लेकिन गारंटी डॉक्टर साहब की तरफ से मेरे भाई बोलो कोई भी नहीं। और इससे आगे चल के एक और बात करता हूं मैं, अगर डॉक्टर गारंटी ले भी ले, डॉक्टर कहे भाई तेरा लाइफ स्टाइल इतना खानदानी है ना, ओहो कि अभी WHO की एक रिपोर्ट आई है कि जिसका ऐसा लाइफ स्टाइल होगा उसके बारे में WHO की तरफ से गारंटी है कि ना इसको कभी शुगर होगी, ना ब्लड प्रेशर होगा, ना इसके गुर्दे कभी खराब होंगे, ना इसको हार्ट अटैक होगा, ये 150 साल जिएगा। ये बिल्कुल तो ऐसी कोई गारंटी है नहीं। फर्स्ट करो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि ऐसी चीजें इजाद हो गई हैं कि अब जी 150 साल तक ये मेडिसिन जो लेगा या ये खुराक जो खाएगा वो कब तक जिंदा रहेगा? 150 साल। फर्स्ट करो साइंस ने तरक्की कर ली। मुझे एक बात बताओ, कराची में जो गटर के ढक्कन है उनकी कोई जिम्मेदारी लेगा? चलता हुआ आदमी कहां गिर जाता है बोलो? ना शुगर थी ना ब्लड प्रेशर था, गटर देखता है कि चूंकि ये शुगर भी नहीं है, इसको WHO ने सर्टिफिकेट दिया 150 साल जिंदा रहेगा, लिहाजा इसको नीचे गिरने से क्या कर लो, रोक लो। ट्रक वाला जब ट्रक चला रहा होता है वो ये देखता है कि ये सेहत के सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है या नहीं घूम रहा, वो कुचलता हुआ बोलो जाता है।
कोई गारंटी नहीं है भाई। आप कह सकते हो ये हादसा, अमेरिका में तो गटरों के ढक्कन होते हैं, चलो हम अमेरिका चलते हैं, वहां जाके रहेंगे, वहां ये हादसा का चांस कम है भाई। वहां जब हादसा होता है तो होलसेल के हिसाब से पब्लिक जाती है। यहाँ तो एक बंदा मरेगा दूसरा सुधर जाएगा कि सड़क पे चलो ही नहीं, ट्रक मारता है। जापान में ट्रेन कितनी जबरदस्त, जापान ने ट्रेन की टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, लेकिन ट्रेनें वहां भी उलटती हैं। और जब जापान की ट्रेन उलटती है ना तो 500 किलोमीटर फी घंटा, जो हमारी ट्रेन उल्टेगी ना, उलटने से पहले आप छलांग लगा सकते हो। हकीकत है, इतना चांस देती है वो, क्योंकि ऐसे छकाछक चल रही होती है और खड़खड़ खड़खड़ की आवाजें आती है, पहले इंजन हिलता है, ट्रेन, आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई कुछ ज्यादा ही हो गया। बहुत मौका मिलता है कि छलांग लगा लेते हैं। कि जो 500 किलोमीटर पर आवर से भाग रही है ना, अल्लाह ना करे जब उसमें हादसा होता है तो फिर छलांग लगाने का मौका फिर ऐसे गाजर मूली तरह करते हैं लोग, जहाज भी गिरते हैं। मैं एक सफर कर रहा था, एक पायलट ने मुझे बताया, जहाज में पायलट ने, तो हर तबके से जब आदमी मशहूर होता है तो हर तबका जानने लगता है, तो दोस्ती हो जाती है। एक आपको दिलचस्प वाकया बताऊं, मैं सऊदीया जा रहा था तो एक खुशबू मैंने बड़ी खानदानी लगाई हुई थी, तो एयर होस्टेस को वो खुशबू बड़ी पसंद आ गई। मुझसे डायरेक्ट तो उसने शर्म की वजह से कहा नहीं, जो स्टीवर्ड होता है ना उसको बोला कि मुफ्ती साहब कौन सी खुशबू लगाई हुई है, बड़ी जबरदस्त खुशबू। तो मैंने जेब से निकाल के उसको दिखा दी, ये वाली खुशबू लगाई हुई, और फिर मैंने जेब में डाल दी। अच्छा, मुझे तो जहन में ही नहीं रहा कि ये बेचारी मांग रही है खुशबू या क्या, मेरे दिमाग में वाकई ये बात नहीं आई। अच्छा, मैंने अपने दोस्तों को जाके बताया कि यार ये खुशबू, अब हर आदमी वो खुशबू मुझसे मांगा। तो हमारे एक दोस्त हांगकांग गए, वो खुशबू लगा के कह रहे किसी ने लिफ्ट समझ में नहीं आई। मेरा गलत, बहुत गहरी बात कह गया, बहुत गहरी बात, जल्दी समझ में नहीं आई। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ लोग जा रहे थे तो ग्रुप की शक्ल में ना, उन्होंने कहा अगर किसी नामहरम औरत पे नजर पड़े तो इस्तिगफार पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अचानक इस्तिगफार की आवाज आई, सबने बोला कहां है, वही कहां है। अच्छा खैर, तो ट्रकों की गारंटी कौन? हाँ, वो मैं बता रहा था कि पायलट ने बताया, मैंने कभी कोई हादसे आपने कभी देखे हो, जहाज में कितना सिक्योरिटी का निजाम होता है ना, इतना बेहतरीन। उन्होंने बताया रशिया में एक दफा हम जा रहे हैं, रशियन जहाज था रूस का। अच्छा, मैंने किसी बयान में रूस को सोवियत यूनियन कह दिया, गलती से कह दिया है, तो सोवियत यूनियन तो अफगानिस्तान की लड़ाई के बाद मार्केट से शार्ट हो गया। तो लोग ऐसी गलतियां पकड़ते हैं, फिर तंज ये करते हैं इनको हिस्ट्री का नहीं पता, हमें क्यों नहीं पता अफगानिस्तान की और रशिया की हिस्ट्री का। तो ये सबकत लिसानी से। इसी तरह मैंने एक दफा बयान में फला सदका में तर्जुमा गलती से कर दिया कि सदका नहीं दिया उसने, हालांकि सदका युसद्दिकु का माना तस्दीक करना होता है, वो जबान की एक मिस्टेक है। उसको बाज लोगों ने क्लिप बनाया कि जिसको कुरान की साइज का तर्जुमा नहीं पता, सदका युसद्दिकु तस्दीकन, ये पूरी गर्दान सुना दूं मैं आपको, तो वो मुंह से गलती से निकल गया। उस बयान में बाज़ दफा ध्यान कहीं और होता है, तो सदका में वो लफ्ज आ रहा है ना, और फिर कुरान में हमेशा नमाज सदका साथ ही है, इसलिए तवज्जो नहीं गई उस तरफ। तो लेकिन लोग एकदम गलती पकड़ के क्लिप बनाते हैं, कुरान नहीं आता। तो ऐसी सबकत लिसानी जिसे कहते हैं ना, जबान से आदमी सोच कहीं और होती है कहीं और, तो उसको एकदम से फतवाना लगा दिया करें किसी के बारे में। तो रूस का एक जहाज था, उन्होंने बताया पायलट ने कि वो जहाज जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं ना, सामने से उसी पे आ रहा था, हालांकि जहाजों में ऐसा नहीं होता। और कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर दोनों जहाजों का फासला, तो वो जहाज में ना एक ऑटोमेटिक अलार्म बजता है जो इमरजेंसी का होता है, यानी चंद सेकंड के बाद दोनों जहाजों ने आपस में टकरा जाना था, चंद सेकंड के बाद। पीछे मुसाफिरों को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, लेकिन आगे पायलट की हालत क्या हुई होगी आप सोचो कि 5-10 सेकंड के बाद हमारे परखचे उड़ जाने। कह रहे वो अल्लाह का फजल ये हुआ कि वो कोई ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है, उसने टर्न लेफ्ट का कहा और सामने वाले जहाज को बोला टर्न लेफ्ट, तो उसने इधर लेफ्ट किया, इधर। ये 1-2 सेकंड के अंदर करना होता है पायलट ने। हालांकि ऐसे मौके पे इंसान बौखला जाता है कि भाई ये क्या हो गया, पता चला टर्न लेफ्ट बोला और उसने राइट कर दिया। तो कह रहे वो लेफ्ट हुआ है और दोनों जहाज यूं गए हैं ऐसे सलाम दुआ करते हुए, अलेक्स। पीछे लोगों को नहीं पता क्या हुआ है, वो तो थोड़ा सा हिले और सीधे हो गए। तो मैंने कहा ऐसा हुआ क्यों है, सिस्टम की खराबी? उन्होंने कहा नहीं, रशिया में बाज़ दफा पायलट पी के निकलते हैं, हालांकि कितना उनका सिस्टम है चेक करने का पायलट का ना, अल्कोहल कितनी इसकी बॉडी में, बहुत जबरदस्त सिस्टम है। इसके बावजूद भी भाई ये सिस्टम इंसान का बनाया हुआ है, इंसान से गलती। वो पायलट पी के निकले थे तो पायलट समझ रहा था पायलट हो गया उल्टा, मेरा ख्याल है पीने के बाद जो है ना वो उल्टा होता है, तो वो हो गया उल्टा, वो समझा कि जहाज उल्टा हुआ है, तो जहाज को सीधा करने की कोशिश की होगी उसने। एक शराबी जैसे है ना वो मशहूर वाकया कि शराब कितनी बुरी चीज है, देखो आप, दोनों जहाजों के परखचे उड़ा देने थे उसे, खैर बच गए, पता नहीं केस हुआ उनके खिलाफ क्या हुआ होगा। तो बाहर मुल्कों में ये होता है, ज्यादा पी ली, टेस्ट में आया नहीं और पी के जहाज खुद उल्टे हो गए, वो समझे कि हर चीज को सीधा करने की कोशिश में लगे, अपने आप को सीधा करने के बजाय सारी चीजें उल्टी कर दी। वो एक शराबी था ना, फायर ब्रिगेड के अमले में था, तो शराब पी के चला गया, सबसे ज्यादा मेहनत उसी ने की, जाके लोगों को निकाल के आ रहा है, 1 बंदा 2 बंदा, लोग कह रहे यार क्या हो गया, 10-15 बंदे निकाल दिए उसने ना। तो बाद में पता चला जितने भी फायर ब्रिगेड के अमले के लोग थे ना, जो आग बुझाने गए थे, कम बहुत उन सबको निकाल के ले आए। समझ में आ रही है?